Hello everyone, this is Jitendra and welcome to JK1N classes. In this video, we are going to discuss the fifth chapter, that is tribes, nomads and settled communities. It is the fifth chapter from the class 7 social science history book. तो ट्राइब्स का मतलब हो गया बच्चों आदिवासी जनजातीय, नोमैड्स का मतलब हो गए बंजारे जो एक जगह से दूसरी जगह रहा करते थे, और सेटल्ड कम्युनिटीज वो आदिवासी और वो नोमैड जो बाद में जाकर के सेटल्ड हो गए। तो इन्हीं के बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको पढ़ाई में किसी तरीके का हेल्प चाहिए तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो, बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है एंड क्वोरा पे भी है। सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट से अपडेटेड हो, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। ओके बच्चों, तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन और जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। इट इज द फिफ्थ चैप्टर फ्रॉम द क्लास 7 सोशल साइंस हिस्ट्री बुक। यू सॉ इन चैप्टर 2, 3 एंड 4 हाउ किंगडम्स रोज एंड फेल। तो हम लोग पिछले 3 चैप्टर में देखे, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में, कि कैसे नए नए साम्राज्य बन रहे थे और वो पतन भी हो रहा है। भले कुछ साम्राज्य उसमें से 100 साल, 200 साल, 300 साल तक रहा, लेकिन उसका एंड भी हुआ। Even this was happening, new arts, crafts and production activities flourished in towns and villages. जब ये सब भी हो रहा था कि नए साम्राज्य, नए किंगडम बन रहे थे, तो उस समय में नया आर्ट, क्राफ्ट और प्रोडक्शन एक्टिविटीज भी चल रहे थे उस समय में, शहरों में भी और गांवों में भी। Over the centuries, important political, social and economic developments had taken place. तो सदियों तक, सैकड़ों सालों तक बहुत सारा पॉलिटिकल, सोशल, सामाजिक और इकोनॉमिक, आर्थिक विकास होते रहा अलग अलग जगहों पे भी। अब यहाँ पे देखना बच्चों, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मेंशन है, टेक्नोलॉजिकल नहीं। ओके, यानी तकनीक के मामले में उतना नहीं हो रहा था, थोड़ा बहुत, लेकिन उतना भी नहीं जितना पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हो रहे थे। बट सोशल चेंज वॉज नॉट इन सम सेम एवरीवेयर। लेकिन ये सोशल चेंज था और ये सब जगह सेम नहीं था। और ऑल ऑफ दिस चेंजेस वी विल स्टडी इन रिगार्ड और इन कॉन्टेक्स्ट विद द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, नॉट ऑफ द होल वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड में तो टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो रहा था, कहीं ना कहीं इन्वेंशन भी हो ही रहे थे, बट इंडिया के रिगार्डिंग में ओनली द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स वर इमर्जिंग। तो ये जितने भी सोशल चेंजेस थे सब एक जगह पे नहीं, बिकॉज डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोसाइटीज इवॉल्व डिफरेंटली, क्योंकि अलग अलग बहुत सारा डाइवर्सिटी पहले से था, तो अलग अलग समाज का जो विकास हुआ वो अलग अलग समय पे हुआ। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ एंड वाई दिस हैपेंड। ये समझना बहुत ही जरूरी है कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ। In large parts of the subcontinent, society was already divided according to the rules of वर्ण। तो सब कॉन्टिनेंट के बहुत बड़े हिस्से में सोसाइटी जो है पहले ही वर्ण के अनुसार बट गया था, वहां पे शासन चल रहा था वर्णों के अनुसार। तो वर्ण क्या थे? These rules as prescribed by the Brahmins were accepted by the rulers or of large kingdoms। तो ये वर्ण के द्वारा जो सोसाइटी को डिवाइड किया गया था, ये ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया था, और जितने भी बड़े शासक थे, बड़े राजा थे, तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था, इसको माना था। The difference between the high and low, between the rich and poor increased। ऊंचे और नीचे के बीच में, अमीर और गरीब के बीच में जो अंतर था वो बढ़ने लग गया था। Under the Delhi Sultans and the Mughals, this hierarchy between social classes grew further। तो दिल्ली सुल्तान और मुगल्स के बीच में जो ये अंतर था अमीर से गरीब के बीच का, और क्या कहेंगे ऊंचा और नीच के बीच का, तो ये मुगल, दिल्ली सल्तनत के समय बहुत और मुगल के समय बहुत बढ़ गया था। Alright, now we are going to read beyond big cities tribal societies, यानी बड़े बड़े शहरों से भी दूर में, उनसे हट करके जो समाज रहा था, ट्राइबल सोसाइटीज। तो इसको पढ़ने से पहले here is an image, ट्राइबल डांस सांथाल पेंटेड स्क्रॉल। तो ये एक ट्राइबल डांस है, आदिवासी लोग डांस कर रहे हैं इस पिक्चर में। तो देख सकते हो यहाँ ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं, और पुरुष और महिलाएं जितने हैं सब मिलकर के यहाँ पे इस ऐसे कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते थे। Now we are going to read beyond big cities, बड़े शहरों से भी दूर में ट्राइबल सोसाइटी, जो आदिवासी जनजातीय समुदाय थे उनके बारे में। There were, however, other kinds of societies as well। तो साम्राज्य बन रहे थे, साम्राज्य गिर रहे थे, उनके अलावा और भी सोसाइटी में लोग रह रहे थे। Many societies in the subcontinent did not follow the social rules। इसमें जो बहुत सारे सोसाइटीज जो थे वो सामाजिक नियमों को नहीं माना करते थे। And rituals prescribed by the Brahmins, खास करके उन रूल्स और रिचुअल्स को जो ब्राह्मण के द्वारा कहा जाता था कि इसका पालन करो, इसका पालन नहीं करो, तो उस तरीके की चीजों को ये बाकी के बहुत सारे ऐसे सोसाइटीज थे जिनका पालन नहीं करते थे। Nor were they divided into numerous unequal classes, और ना वो ज्यादा एक प्रकार के क्लासेस में ही बटे हुए थे, उनमें ज्यादा वर्ग में भी नहीं बटे हुए थे। Such societies are often called tribes, और इन्हीं सोसाइटीज को, इन्हीं समाज को कहा जाता है अक्सर कहा जाता है ट्राइब्स, यानी आदिवासी जनजातीय समुदाय। Members of each tribe were united by kinship bonds। हर ट्राइब का जो मेंबर है वो भाईचारे से जुड़ा हुआ था। ओके, भाईचारे से कहने का मतलब कि बड़े बड़े जो राजा थे, महाराजा थे, उन लोगों के पास
लोग थे, नौकर थे, जो पैसा लेकर के उसके लिए काम किया करते थे, लेकिन यहाँ पे सब एक दूसरे की मदद किया करते थे, सब भाईचारे से एक दूसरे से बंधे हुए थे। भले ही कुछ लेन देन रहता होगा, क्योंकि जरूरत सबको होती है, तो लेन देन होता था, इनके बीच में भी ट्रेड जैसा एक्टिविटी हुआ करता था, लेकिन दे आर यूनाइटेड बाय द किनशिप बॉन्ड्स। मेनी ट्राइब्स ऑब्टेन्ड देयर लाइवलीहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर, बहुत सारे ऐसे जनजातीय थे, आवासीय थे, जिनको अपना जीवन यापन के लिए खेती पे डिपेंडेंट थे वो लोग। अदर्स वर हंटर गैदरर्स एंड हर्डर्स, कुछ थे जो हंटर गैदर थे, शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे, नहीं तो हर्डर्स थे जो जानवरों को पाला करते थे। Most often, they combined these activities to make full use of natural resources of the area in which they lived. तो अक्सर ये लोग इन सारी चीजों को मिला करके अपने पूरा पोटेंशियल पे वर्क करते थे जिस जगह पे वो लोग वहां पे रह रहे हैं। Some tribes were nomadic and moved from one place to another. कुछ ट्राइब्स जो थे वो नोमैडिक थे, बंजारों की तरह जीते थे, एक जगह से दूसरी जगह जा जाकर के वो लोग जिया करते थे। A tribal group controlled land and pastures jointly. एक ट्राइबल ग्रुप जो हुआ करता था वो जमीन को भी संभालता था और जानवरों को भी संभालता था, दोनों को साथ में। And divided these amongst households according to its own rules. और अपने आप में सब भाईचारे से बने हुए थे, तो अपने परिवार के लोगों में ही अपने काम को बांट लिया करते थे और अपने नियम से इसे चला करते थे। Many large tribes thrived in different parts of the subcontinent. बहुत सारे ऐसे ट्राइब्स थे जो सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे हिस्सों में उमर्ज किए। They usually lived in forests, hills, deserts and places difficult to reach. ये अधिकतर जंगलों में रहते थे, पहाड़ों में रहते थे, रेगिस्तानों में रहते थे, या वैसी जगहों पे जहाँ पे पहुंच पाना मुश्किल हुआ करता था। और ऐसा क्यों? क्योंकि पहले जंगल, पहाड़ में भी जंगल और रेगिस्तान भी जितने अभी के समय में जितने सूखे हुए होंगे उतने पहले भी नहीं रहे होंगे, तो इस तरीके की जगहों पर रहा करते थे जहाँ पे पहुंचना मुश्किल हुआ करता था किसी के लिए। Sometimes they clashed with the more powerful caste-based societies. और कई बार इन लोगों को जाति प्रथा से जो पावरफुल लोग हुआ करते थे, तो उन लोगों से भी इन लोगों का अनबन हो जाया करता था, भिड़ंत हो जाता था। In various ways, the tribes retained their freedom and preserved their separate culture. तो बहुत तरीके से जो ट्राइब्स थे, जो आदिवासी कबीले के लोग थे, वो लोग अपनी आजादी को बरकरार रखे और अपने अलग से जो सांस्कृतिक धरोहर है उनका, उसको भी इन लोगों को बरकरार करके रखा। But the caste-based and the tribal societies also depended on each other for their diverse needs. तो दोनों के बीच में मतलब कास्ट बेस्ड जो सोसाइटी था और ट्राइबल सोसाइटीज, जो ट्राइबल कम्युनिटी के जो सोसाइटी के लोग थे, तो उन लोगों के बीच में क्लैशेस होने के बावजूद भी इन लोगों को डिपेंडेंट रहना पड़ता था। ओके, समझिए कि जो अभी के समय में सबका साथ सबका विकास, अगर ये नारा सुना होगा बच्चों, तो ये नारा ना कहे हुए भी सब फॉलो कर रहे थे। ऑल ऑफ देम वर डिपेंडेंट टू ईच अदर, क्योंकि सबकी जरूरतें भी बहुत बढ़ रही थी। This relationship of conflict and dependence gradually caused both societies to change. तो कभी मतभेद, कभी मिल करके रहना, तो इस तरीके के रिलेशनशिप से सोसाइटीज में बहुत सारा बदलाव हुआ। So this is we read about the beyond the cities tribal communities. Now here's an interesting question. On a physical map of the subcontinent, identify the areas in which tribal people may live. Physical map में उन एरियाज को मार्क करो जहाँ पे ट्राइबल पीपल रहते थे। यहाँ पे एक मैप दिया हुआ है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। फर्दर, Who were tribal people? कि ट्राइबल पीपल, आदिवासी जो लोग थे वो लोग कौन थे? तो कंटेम्पररी हिस्टोरियंस एंड ट्रैवलर्स गिव वेरी स्कैंटी इंफॉर्मेशन अबाउट ट्राइब्स। जो हिस्टोरियंस थे तो वो लोग बहुत ही कम जानकारी देते हैं ट्राइब्स के बारे में। अ फ्यू एक्सेप्शंस अपार्ट, ट्राइबल पीपल डिड नॉट कीप रिकॉर्ड विद इन रिटन रिकॉर्ड्स। जो ट्राइबल पीपल थे, उसके अलावा जो ट्राइबल पीपल थे वो लोग रिटन रिकॉर्ड नहीं रखते थे। बट दे प्रिजर्व रिच कस्टम्स एंड ओरल ट्रेडिशंस, लेकिन वो अपनी जितनी परंपराएं थी, जो पुरानी उनकी परंपराएं थी, जिन पे लोगों को बहुत मान्यता था, विश्वास था, तो उनको उन्होंने बचा करके रखा, संवार के रखा। और ओरल ट्रेडिशंस को, बातों को लेकर के एक दूसरे को तक पहुंचाने वाले काम किया, कि बातों के माध्यम से एक दूसरे तक अपने संस्कृति को, ट्रेडिशंस को, और अगर कुछ सीखना भी हुआ तो ये सब ओरली वो लोग सीखा करते थे या सिखाया करते थे, इस तरह की चीजें। These were passed down to each new generation. Okay, तो verbally and अपने ये customs को और oral tradition जो होता था, तो अपने आने वाले generations को भी pass down करते थे ये सब। Present day historians have started using such oral traditions to write tribal histories. ओके बच्चों, तो यहाँ ध्यान देना, इट्स नॉट हिस्ट्री, इट्स हिस्टोरीज। कि आज के समय के जो हिस्टोरियंस हैं वो लोग इन ओरल ट्रेडिशंस को लोगों के पास जाते हैं, उनसे सुनते हैं और इसको आज के समय में लिख रहे हैं, ताकि जो ट्राइबल हिस्टोरीज था उसको भी मेंशन, इतिहास में भविष्य में लोग जान सकें। ट्राइबल पीपल वर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी रीजन ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। जो आदिवासी जनजातीय लोग थे वो अपने सबकॉन्टिनेंट में, उपमहाद्वीप में लगभग सब जगह में पाए जाते थे। The area and influence of a tribe varied at different points of time. तो उनका किस एरिया में पाए जाएंगे या किस एरिया में कौन सा कबीला पाया जाता है, तो वो समय के अनुसार डिपेंड किया कि कहाँ पे कौन सा ट्राइब ग्रो करने लग गया था।
सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल्ड लार्ज टेरिटरीज, कुछ ऐसे ट्राइब्स थे जो ज्यादा शक्तिशाली थे तो उनके पास ज्यादा बड़ा अपना साम्राज्य था। इन पंजाब द खोखर ट्राइब वॉज वेरी इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द 13th एंड 14th सेंचुरीज। तो ये पंजाब में जो खोखर ट्राइब है वो बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली था 13th और 14th सेंचुरी में। दे वर वेरी इन्फ्लुएंशियल। लेटर द घक्खर्स बिकेम मोर इंपॉर्टेंट, बाद में घक्खर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गए वो। देयर चीफ कमल खान घक्खर वॉज मेड अ नोबल मनसबदार बाय एम्परर अकबर। तो ये पंजाब के लिए बात कहा जा रहा है कि जहाँ पे पहले खोखर 13 और 14 सेंचुरी में इंपॉर्टेंट ट्राइब थे पंजाब में, तो बाद में वो घक्खर बने जिनका एक सरदार था, चीफ था कमाल खान घक्खर, उसको मनसबदार बना दिया गया था अकबर के द्वारा। इन मुल्तान एंड सिंध द लंगाज एंड अरगुन्स डोमिनेटेड एक्सटेंसिव रीजन्स बिफोर दे वर सबड्यूड बाय द मुगल्स। तो वही सिंध में और या मुल्तान और सिंध वाले रीजन में लंघस थे और अरगुन्स थे। तो इन लोगों का बहुत ज्यादा अच्छा खासा पावरफुल थे, वो ट्राइब थे, पावरफुल ट्राइबल कम्युनिटी थे उस रीजन में। तो वो जब तक मुगल में नहीं आए थे तो वो लोग भी अच्छा खासा जगह छीन चुके थे अपने रीजन में। द बलोचीज वर अनदर लार्ज एंड पावरफुल ट्राइब इन द नॉर्थ वेस्ट। वहीं नॉर्थ वेस्ट में बलोचीज जो थे ये भी एक बहुत ही पावरफुल और बहुत ही बड़ा ट्राइबल कम्युनिटी था। तो ये बलूची का रीजन देख सकते हो बच्चों, अगर प्रेजेंट मैप से कंपेयर करोगे इसको तो ये इंडिया के मैप से, इंडिया के रीजन से बाहर में है। ओके, तो इस तरीके से पहले लेकिन ये सब पूरा का पूरा हिंदुस्तान में ही कंसीडर किया जाता था, तो इसीलिए इन सबको इसमें रीड करना है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। सो दिस मैप इज शोइंग द मेजर इंडियन ट्राइब्स, जो इंडियन ट्राइब्स है मेजर उनको यहाँ पे शो किया जा रहा है। They were divided into many smaller clans under different chiefs। ये बहुत सारे छोटे छोटे क्लैंस में, छोटे छोटे समूह में बढ़ गए और सबका अपना अपना एक मुखिया हुआ करता था जो उन लोगों को हेड करता था। इन दी वेस्टर्न हिमालय लिव द शेफर्ड ट्राइब ऑफ गद्दीज। वहीं वेस्टर्न हिमालय में शेफर्ड ट्राइब थे गद्दी के। ठीक है, शेफर्ड यानी चरवाहों का ये कबीला था। The distant northeastern part of this subcontinent too was entirely dominated by tribes। northeastern part जो था तो वो भी ट्राइब से घिरा हुआ था। दी नागाज, अहोम्स एंड मेनी अदर्स। तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मैप में हम लोग देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, अहोम्स हो गए, कोचस हो गए, खसीस हो गए। सो दीज वर द फ्यू इंपॉर्टेंट ट्राइब्स, दे वर पावरफुल और लार्ज ट्राइब्स इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इन मेनी एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे बिहार एंड झारखंड, आज के बहुत सारी जगह में, बिहार और झारखंड के बहुत सारी जगह में चेरो चीफडम्स हैड इमर्ज्ड बाय द 12th सेंचुरी। तो बिहार और झारखंड के बहुत सारे हिस्सों में चेरो चीफडम्स है, चेरो के जो मुखिया हैं वो 12th सेंचुरी में बहुत बड़े शासक के रूप में उभरे हैं। राजा मान सिंह, अकबर्स फेमस जनरल, अटैक्ड एंड डिफीटेड द चेरोज इन 1591। तो राजा मान सिंह जो कि चेरो का अकबर का जनरल था, ठीक है, चेरो का कह रहा हूं, अकबर का जनरल था, तो उसने चेरो पे हमला किया था 1591 में और उन्हें हराया था। A large amount of booty was taken from them, but they were not entirely subdued। तो उनसे फिर बहुत सारा अच्छा खासा लूट भी किया गया और लेकिन वो लोग उसके अंडर नहीं आ पाए पूरा, मतलब मुगल्स उनके ऊपर सब कब्जा नहीं कर पाए। अंडर औरंगजेब, मुगल फोर्सेस कैप्चर्ड मेनी चेरो फोर्ट्रेसेस एंड सबजुगेटेड द ट्राइब। औरंगजेब के अंडर में मुगल फोर्सेस जो वो बहुत सारे चेरोस को कैप्चर किए, उनके किलों को कैप्चर किए और बहुत सारे कबीलों को भी अपने अधीन में लाए। The Mundas and the Santals were among the other important tribes। वहीं मुंडा और संतास थे वो दूसरे इंपॉर्टेंट ट्राइब्स थे जो इस रीजन में रह रहे थे। एंड ऑल्सो इन उड़ीसा एंड बंगाल, साथ साथ ये लोग उड़ीसा और बंगाल के क्षेत्र में भी रह रहे थे। So clan, here is the definition of clan is given that they are a group of families, households of claiming descent of a common ancestor। ठीक है, जिनका एक पुराना पूर्वज जो है सेम रहा हो और वो लोग अभी भी साथ में मिल करके रह रहे हो, तो इस तरह के ग्रुप को क्लैन कहा जाता था। Now, the Maharashtra highlands and Karnataka were home to Kolis, बेराड्स एंड न्यूमरस अदर्स। तो महाराष्ट्र का ऊंचा स्थान पठारी वाला जो था, हिली एरिया जो था, तो उसके हाईलैंड्स और कर्नाटका जो था वो घर था कोलीज का, बेराड्स का और बहुत सारे अन्य लोगों का भी। कोलीज ऑल्सो लिव्ड इन मेनी एरियाज ऑफ गुजरात। कोली जो है वो गुजरात के बहुत सारे और एरिया में भी रहते थे। फर्दर साउथ देयर वर लार्ज ट्राइबल पॉपुलेशंस ऑफ कोरेगास। तो और अगर साउथ की ओर जाएंगे तो और भी बहुत सारे पॉपुलेशंस थे अलग अलग ट्राइब्स के, जैसे कोरागास हो गया, वेटार्स हो गया, मारावार्स हो गया एंड मेनी अदर्स, और भी ऐसे बहुत सारे। द लार्ज ट्राइब ऑफ भिल्स was spread across western and central India। वहीं भिल्स एक बहुत बड़ा कम्युनिटी, ट्राइबल कम्युनिटी था, तो वो वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में उनका अच्छा खासा पावरफुल, अच्छा खासा वर्चस्व था। इनका वर्चस्व का मतलब उनका स्थपति, उसका साम्राज्य, उनका मतलब कि रीजनल लेवल पे ही थे, लेकिन छोटे छोटे ट्राइब्स थे तो इनका भी अच्छा खासा बात चलता था। मतलब कि राजा के बाद
अगर चीफ प्रमुख मुखिया जो कर्ज वसूलने आते थे तो उन लोग के बाद जो समझा जाए तो ये कम्युनिटी ट्राइबल कम्युनिटी के लोग। By the late 16th century, many of them had become settled agriculturists. तो 16th सेंचुरी के अंत आते आते ये जो भिल हो गए, बेटार, मारवाड़, कोरगा, जितने भी ट्राइब्स के बारे में हम लोगों ने जाना अभी तक, वो सब के सब सेटल्ड होने लग गए थे। एंड सम इवन जमींदार, और इतने सेटल्ड हो गए थे कि वो लोग जमींदार तक भी बन गए थे। मेनी भिल क्लैंस नेवरदलेस रिमेन्ड हंटर और गैदरर्स। तो बहुत सारे भिल के क्लैंस थे जो कि अब हंटर्स गैदरर्स नहीं रह गए थे। द गोंड्स वर फाउंड इन ग्रेट नंबर्स अक्रॉस द प्रेजेंट डे स्टेट्स ऑफ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश। तो गोंड्स जो है वो बहुत ज्यादा तादाद में पाए जाते हैं आज के समय में, जो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश है, वहां पे भी गोंड ट्राइबल कम्युनिटी जो है बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। सो दिस इज वी नो अबाउट हु वर द ट्राइबल पीपल। आदिवासी लोग या आदिवासी जनजाति के जो लोग थे वो कौन थे। नाउ वी आर गोइंग टू रीड हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड। नोमैड्स यानी बंजारे, और जो जिनका एक परमानेंट स्थान नहीं था, तो वो लोग कैसे जीते थे। नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट्स, नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट्स यानी पैस्टोरलिस्ट्स उन्हीं के जो चरवाहे, ठीक है, जो जानवर पाला करते थे, तो वो नोमैडिक वो बंजारे जो अपने साथ जानवर को भी लेके चला करते थे। मूव्ड ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस विथ देयर एनिमल्स, वो अपने जानवरों को लेकर के साथ में चला करते थे। दे वर नोमैडिक पैस्टोरलिस्ट। दे लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पैस्टोरल प्रोडक्ट्स, वो दूध पे जिंदा रहते थे या फिर जानवरों से मिलने वाला जो भी प्रोडक्ट रहा करता था तो उन सब पे निर्भर करते थे। दे ऑल्सो एक्सचेंज्ड वुल, घी एटसेट्रा विथ सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट फॉर ग्रेन, क्लोथ, यूटेंसिल्स एंड अदर प्रोडक्ट्स। अब ये इनके पास जो जानवर रहता था उससे वो ये लोग जो भी मिल्क प्रोडक्ट बना पाते थे तो ये उसको एक्सचेंज किया करते थे। कहीं पे भी जाकर के अगर सेट कर रहे हैं, रुक रहे हैं किसी समय के लिए, तो वहाँ के सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट से, वहाँ के जो किसान हुआ करते थे, तो उनसे वो लोग एक्सचेंज में अनाज, कपड़े, बर्तन या अपनी जरूरत के सामान को एक्सचेंज कर लिया करते थे वुल और घी के दूध से। ऑलराइट, तो यहाँ पे दो पिक्चर दिया है बच्चों, देख सकते हो कितना सुंदर बारीकी से बना हुआ है इन पिक्चर्स को। पहले पिक्चर में जो है नोमैडिक पीपुल जो है ये लोग शिकार कर रहे हैं हिरण का। ओके, तो अभी के समय में जानवरों का शिकार करना गैर कानूनी है, ठीक है, तो पकड़ना दैट इज काइंड ऑफ अलग थिंग, लेकिन शिकार करना गैर कानूनी है। लेकिन उस समय में शिकार करना था, और साथ में देखोगे तो यहाँ पे एक किला भी बना हुआ है। तो इस तरीके से नोमैडिक पीपुल जो है रहा करते थे सोसाइटी में। और ये दूसरा पिक्चर जो है, अ चेन ऑफ मोबाइल ट्रेडर्स कनेक्टेड इंडिया टू द आउटसाइड वर्ल्ड। तो मोबाइल ट्रेडर्स जो बाहरी दुनिया से आया करते थे भारत देश में व्यापार करने के लिए, तो उन्होंने भारत को बाहरी दुनिया से जोड़ा। Here you see nuts being gathered and loaded on the back of camels। तो यहाँ पे देख सकते हो कि नट्स बादाम, ठीक है, नट्स, कैजू नट, इस तरह की चीजें, काजू वाजू, इस तरह की चीजें जो है वो लादा जा रहा है, ठीक है। तो ये तो डॉटेड है, हाउ वी कैन सी ओनली नट्स हियर। ग्रेन्स और इडेबल्स इज बीइंग फिल्ड इन द बैग, और अनाज ऊंट पे, ठीक है, इस पे ढोया भी जा रहा है। सेंट्रल एशियन ट्रेडर्स ब्रॉट सच गुड्स टू इंडिया एंड द बंजारास एंड अदर ट्रेडर्स कैरिड दिस टू लोकल मार्केट्स। ये सेंट्रल एशिया से ट्रेडर जो थे ये इंडिया में लाए थे इसको, और फिर लोकल मार्केट में जाके ये लोग बेच दिया करते थे। फर्दर दे बॉट एंड सोल्ड दीज गुड्स एज दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये खरीदते भी थे और बेचते भी थे उन चीजों को जब एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, मतलब कि किसी भी चीज में एक्सचेंज भी कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि हर बार एक्सचेंज नहीं होता था, कई बार खरीदना भी होता था। मुगल्स के राज में का बात हो रहा है तो उस समय में सिक्का जारी किया जाने लग गया था, तो सिक्के की भी हेल्प लिया जाता था। ट्रांसपोर्टिंग देम ऑन द एनिमल्स, और अपनी जानवरों की मदद से, इनको ढोने का उतना टेंशन रहता नहीं था, तो जानवरों पे लाद करके ये लोग सामान को लेकर के चल दिया करते थे अपना फिर नोमैडिक लाइफ जीने के लिए। द बंजारास वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडर नोमैड्स। बंजारा जो थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रेडर नोमैड्स थे। देयर कैरावान वाज कॉल्ड टंडा। इनका जो कैरावान था, इनका जो दल था, आदिवासियों का जो दल था, उसे टंडा कहा जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी, जिनके बारे में चैप्टर 3 में पढ़ा, यूज द बंजारास टू ट्रांसपोर्ट ग्रेन टू द सिटी मार्केट्स। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी जो था वो इन बंजारों का मदद लिया करता था अनाजों को शहर तक लाने के लिए, शहर के बाजारों तक, और जहां पे वो लोग स्टोर करते थे तो शहर तक लाने के लिए। एम्पेरर जहांगीर रोट इन हिज मेमोयर that the Banjaras carried grain on their bullocks from different areas and sold it in towns। तो जहांगीर ने मेंशन किया है अपनी किताबों में कि बंजारा जो थे वो बड़ी दूर दूर से अपने जानवरों के ऊपर अनाज को ढोकर के लाते थे और उसको शहरों में बेचते भी थे। They transported food grain for the Mughal army during military campaigns। तो जो मुगल आर्मी जब मिलिट्री कैंपेन पे जाती थी तो ये उन तक अनाज भी पहुंचाते थे। With a large army there could be 1 lakh bullocks carrying grain। तो इतनी बड़ी सेना के साथ तो 1 लाख भैंस थे इनके पास, ठीक है, बैल थे, बैल गाड़ियां थी जिसपे ये लोग अनाज को ढोते थे।
ऑलराइट, तो यहाँ पे बंजारास के बारे में कुछ दिया हुआ है, हम लोग इसको रीड करने से पहले इसको देख लें। नोमैड्स एंड इटिनेरेंट ग्रुप्स, ठीक है। नोमैड्स वही बंजारे, और इटिनेरेंट, इटिनेरेंट हो गए यात्री। बंजारे क्या हुआ कि छोटी छोटी दूरी पे जाकर के अपना फिर से रुक जाएंगे, फिर कुछ दूर चलेंगे, फिर रुक जाएंगे, इस तरीके से। लेकिन इटिनेरेंट जो यात्री हुआ करते थे, जो घूमने के पर्पज से आते थे, किसी रिसर्च के पर्पज के आते थे, तो इन दोनों के बारे में। नोमैड्स आर वॉन्डरिंग पीपुल, मेनी ऑफ देम आर पैस्टरलिस्ट। नोमैड जो थे वो घूमने वाले लोग थे, उनमें से अधिकतर जानवर पालते थे। who roam from one pasture to another with their flocks and herds, जो कि झुंड का झुंड लेकर के अपने जानवरों को लेकर चलते थे। Similarly, itinerant groups such as craft persons, peddlers, and entertainers travel from place to place, practicing their different occupations. तो itinerant यानी यात्रियों का समूह, तो ये जो कलाकार हो सकते थे, या तो पेडलर्स छोटे छोटे व्यापारी होते थे, नहीं तो एंटरटेनर्स, तो इन लोग को भी जाना पड़ता था। They were the itinerants during this period. Both nomads and itinerant groups often visit the same places every year. तो ये जो nomads थे और itinerant group थे, ये हर जगह पे आया करते थे हर साल पे। Alright, now we are going to read about the Banjaras. Banjaras इससे पहले भी टॉपिक है, चलिए पहले टॉपिक को पढ़ लेते, उसके बाद बंजारा को रीड करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने क्या जाना, यहाँ तक में कि जो इनके पास बंजारास के पास जो शासन हुआ करते थे, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक है और जहांगीर का जिक्र किया गया है, तो ये लोग क्या करते थे कि इन लोगों की मदद से अनाज को शहरों तक लाया करते थे। Many pastoral tribes reared and sold animals such as cattle and horses to the prosperous people. तो बहुत सारे ऐसे भी जीव जनजातीय प्रजाति थी जो कि जानवरों को खरीदते भी थे और बेचते थे, जैसे कैटल हो गया या फिर घोड़ा हो गया। टू दी प्रॉस्पर, और खासकर किनको बेचेंगे, तो उन्हीं लोगों को जो खरीद पाएंगे, तो समृद्ध लोगों को। प्रॉस्परस का मतलब हो गया समृद्ध, जो वेल्दी पीपल है। डिफरेंट कास्ट ऑफ पेटी पेडलर्स ऑल्सो ट्रेवल्ड फ्रॉम विलेज टू विलेज। तो छोटे छोटे ट्रेवलर्स का, पेडलर्स का, छोटे छोटे व्यापारियों का भी समूह था, उनका भी अलग अलग जाति के लोग जो थे वो लोग ट्रेवल करते थे एक गांव से दूसरे गांव में। They made and sold wares such as ropes, reeds, straw matting and coarse sacks. तो उन्होंने बनाया और बेचे वैसी चीजें जैसे रस्सी हो गया, रीड्स हो गया, स्ट्रॉ मैटिंग हो गया एंड कोर्स सैक्स, बोरे और भी जिसका जो ओनर रहता था वो सबसे वो चीजें बना करके बेचा करते थे। बास्केट हो गए, बांस का बास्केट हो गया, भूसे का बास्केट हो गया, इस तरीके की चीजें। Sometimes mendicants acted as wandering merchants. Here's the word mendicants, इसका मतलब हो गया बच्चों भिक्षुक, ठीक है, भिखारी हुआ करते थे। तो वो भी छोटे छोटे व्यापारी के रूप में कुछ खरीद बिक्री का काम वो लोग भी कर देते थे। There were castes of entertainers who performed in different towns and villages for their livelihood. बहुत सारे ऐसे entertainers का कास्ट था जो परफॉर्म करते थे अलग अलग जगहों पे जाकर के, अलग अलग शहरों में, गांवों में, ताकि अपने जीवन यापन कर सके। So here is the sculpture of bronze crocodile. ये एक ब्रॉन्ज का क्रोकोडाइल बनाया हुआ है, कुटिया कोंड ट्राइब का है, ठीक है, कुटिया कोंड ट्राइब फ्रॉम उड़ीसा। Alright, now let us read about the Banjaras. Peter Mundi, an English trader who came to India during the early 17th century. ये एक इंग्लिश व्यापारी था पीटर मुंडी, जो कि अर्ली 17th सेंचुरी के शुरुआती के समय में आया था। तो उन्होंने बंजारा को डिस्क्राइब किया है, In the morning we met a tanda of Banjaras with 14,000 oxen. तो सुबह में पीटर मुंडी एक टांडा से मिला था जो अपने साथ जानवरों को लेकर चल रहा था। नहीं भी तो उसके पास 14,000 जानवर थे उसके पास। They were all laden with grains such as wheat and rice. सबके ऊपर अनाज लदा हुआ था, जैसे गेहूं हो गया और चावल हो गया। These Banjaras carry their household, wives and children. ये जो बंजारा थे अपने परिवार को भी साथ में लेके चलते थे, बीवी बच्चों को भी साथ में लेके चल रहे थे। Along with them, one tanda consists of many families. एक टांडा में बहुत सारे परिवार होते थे। Their way of life is similar to that of carriers who continuously travel from place to place. इनके जीने का जो तरीका था वो उन्हीं लोगों की तरीका था जो बाकी के जो नोमैड्स रहते थे, तो उन्हीं की तरीके से, जिससे भी पीटर मुंडी मिला था। They own their oxen. They are sometimes hired by merchants, but mostly commonly they are themselves merchant. इनके पास अपना बैल था। They are sometimes hired by merchants. इनको कई बार व्यापारियों के द्वारा अभी हायर किया जाता था। हायर मतलब कि कोई नौकर के लिए रखा जाता था। And most commonly they are themselves merchant. लेकिन आमतौर पे ये व्यापारी हुआ करते थे खुद के। They buy grain where it is cheaply available and carry it to places where it is dearer. तो ये वहां से अनाज खरीदते थे जहां पे उनको सस्ता मिल रहा है, और जहां पे महंगा बिका करता था वहां जाके बेच देते थे। लेकिन वहां तक उनको जाना ही पड़ता था, ऐसा नहीं कि यहाँ पे खरीदा तो अगला गांव में ही या अगला शहर में ही महंगा बिकने लग गया। From there they again reload their oxen with anything
दैट कैन बी प्रॉफिटेबली सोल्ड इन अदर प्लेसेस। और अगर जहां पे उन्होंने अपनी चीजों को बेचा वहां पे अगर और कुछ ऐसा मिल गया जिसको वो आगे जाकर के और बेच सकते हैं, जिसपे उनको ज्यादा प्रॉफिट होगा, तो वो उनको भी वहां जाकर के बेच देते हैं। इन अ टांडा देयर मे बी एज मेनी एज 600 or 700 पर्सन। एक टांडा में 600 से 700 लोग हुआ करते थे। तो यहाँ पीटर मुंडी जो मिला है देख सकते हो, तो 14,000 ऑक्सन, ठीक है। तो पीटर मुंडी जिस टांडा से मिला था उसमें 14,000 लोग थे। तो वही था टांडा में 6 से 700 लोग भी रहा करते थे। तो जानवर 14,000 और 600-700 लोग भी थे। दे डू नॉट ट्रेवल मोर देन 6 or miles a day, that too in the cool weather। ठीक है, मौसम कितना भी ठंडा क्यों ना रहे, तो उस समय में भी वो 6 से 7 मील यानी 8 से 9 किलोमीटर ही चला करते थे। आफ्टर अनलोडिंग देयर ऑक्सन, जब भी अपना सामान उतार लिया करते थे, दे टर्न देम फ्री टू ग्रेज एज देयर इज एनफ लैंड हेयर। तो ये जहां वैसी जगह पे रुका करते थे जहां पे जानवरों को चरने के लिए भी मिल जाए। ये तो जब ये बाहर अनाज को उतार दिया करते थे अपने बैलगाड़ियों से, तो उसका जानवरों को छोड़ देते थे चरने के लिए। एंड नो वन देयर टू फॉरबिड देम, और उनको रोकने वाला भी कोई नहीं था। ऑलराइट, हियर्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। फाइंड आउट हाउ ग्रेन इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज एट प्रेजेंट। पता करो कि आज के समय में अनाज जो है वो गांवों तक या शहरों तक कैसे पहुंचता है। इन व्हाट वेज इज द सिमिलर टू और डिफरेंट फ्रॉम द वेज इन विच द बंजारास फंक्शन। ये तो पहले के समय में जो बंजारास थे वो किस तरीके से एक ही तरीके से काम कर रहे हैं या अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। So these were the few points about the Banjaras. Now we will get to know changing society, new castes and hierarchies। ठीक है, समाज को बदलना, नई जाति और नई प्रजातियां। हायरकीज मतलब कि जातियों में भी जो सबसे ऊपर है सबसे नीचे है उस तरीके की चीज है। एज द इकोनॉमी एंड द नीड्स ऑफ सोसाइटी ग्रू, तो जैसे जैसे इकोनॉमी आर्थिक स्थिति बढ़ी और समाज की नीड जरूरतें भी बढ़ी, पीपल विथ न्यू स्किल्स वर रिक्वायर्ड, तो नए तरीके के स्किल्स के लोगों की भी जरूरत बढ़ी। स्मॉलर कास्ट और जातीज इमर्ज्ड विद इन वर्न्स, जो वर्ण थे वो छोटे छोटे कास्ट और जाति में बढ़ गए, बनने लग गए थे। फॉर एग्जाम्पल न्यू कास्ट अपीयर्ड अमंग द ब्राह्मण्स, यहाँ तक कि ब्राह्मणों में, ठीक है, जिन्हें हम लोग कॉमनली पंडित कहते हैं, तो वैसे ब्राह्मणों में भी अब नई जातियां बनने लग गई थी। ऑन द अदर हैंड मेनी ट्राइब्स एंड सोशल ग्रुप्स वर टेकन इनटू कास्ट बेस्ड सोसाइटी, और इसके विपरीत जहां ब्राह्मणों में भी बहुत सारे कास्ट बन रहे थे, तो इसके विपरीत बहुत सारे सोशल ग्रुप थे, ट्राइब्स थे, जिनको नया जाति का रूप दिया जाने लग गया था। एंड गिवन द स्टेटस ऑफ जातीज, और उन्हें जाति का स्टेटस दे दिया गया। स्पेशलाइज्ड आर्टिशंस, कुछ स्पेशलाइज्ड कलाकार थे, स्मिथ, लोहार, सुनार, बढ़ई, इस तरह के काम करने वाले, और तो ये सबको भी जाति का स्टेटस दिया जाने लग गया। कारपेंटर्स एंड मेसन्स, ठीक है, कारपेंटर्स, बढ़ई, मिस्त्री, राज मिस्त्री, तो इस तरह की भी इन लोगों को भी सब जाति के रूप से जानने लग गए। वर ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज अ सेपरेट जातिज बाय द ब्राह्मण्स, तो ब्राह्मणों के द्वारा इन लोगों को भी जाति का अलग अलग रूप दिया जाने लग गया। जातिज rather than वर्ण became the basis for organizing society, तो सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करके रखने के लिए कि सोसाइटी जो सही तरीके से काम करे, तो उसके लिए अब लोग जाति का हेल्प लेने लग गए, ना कि वर्ण का। ओके, तो डेलिब्रेशंस ऑन जातिज, यानी जातियों पे जो विचार विमर्श हुआ, तो इसको हम लोग रीड करते हैं। अभी पहले पैराग्राफ कंप्लीट कर लें। Among the Kshatriyas, new Rajput clans become powerful by the 11th and 12th centuries। क्षत्रिय जो जिन्हें हम लोग क्षत्रिय कहते हैं, तो उनमें भी बहुत सारे राजपूत समूह थे, वो लोग पावरफुल होते जा रहे थे 11th और 12th सेंचुरीज में। दे बिलोंग्ड टू डिफरेंट लाइनेजेस सच एज हुन्स, चंदेलास, चालुक्यास एंड अदर्स। तो ये जो राजपूत थे ये भी अलग अलग वंशज के थे, जैसे हुन्स हो गया, चंदेला हो गया, चालुक्य हो गया, और भी जो मराठास हो गए, तो उन सब में भी बहुत सारे राजपूत हैं इस तरीके से। सम ऑफ दीज टू had been tribes earlier, और इनमें से कुछ तो पहले ट्राइब्स ही थे, ठीक है, ये लोग भी आदिवासी ही थे जो बाद में चल के राजपूत कहलाने लग गए, राजपूत के जाति में आने लग गए। Many of these clans came to be regarded as Rajputs, तो इन्हीं clans में से बहुत को राजपूत भी कहा जाता है। They gradually replaced the other older rulers, और जब ये लोग पावरफुल होने लग गए, तो जो पुराने शासक थे, इन लोगों के ऊपर जो पुराना कोई भी शासन किया करता था, तो उन लोगों को हटाने लग गए। स्पेशली इन एग्रीकल्चरल एरियाज, खास करके वैसी जगहों पे जहां पे खेती बाड़ी हुआ करता था। Here a developed society was emerging and rulers used their wealth to create powerful states। तो अब यहाँ पे एक समाज जो है विकास हो रहा था, नया सोसाइटी बन रहा था, और जो वहाँ के शासक थे वो अपनी पूरी दौलत इस्तेमाल कर दे रहे थे अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, ताकत बनाए रखने के लिए। The rise of Rajput clans to the position of rulers set an example for the tribal people to फॉलो। अब ये जो राजपूत समूह थे, जो ट्राइबल पहले थे, तो वो लोग बाद में जो राजपूत अपने आप को कहलाने लग गए, तो उन राजपूत
क्लैंस के लोगों का भी अब रूलर बन जाना, ये एक एग्जाम्पल सेट कर रहा था ट्राइबल लोगों के बीच में। ग्रेजुअली with the support of the Brahmins, many tribes became a part of the caste system. ब्राह्मणों की मदद से बहुत सारे ट्राइबल्स जो थे वो कास्ट सिस्टम का हिस्सा बन गए, जिसको आज के समय में हम लोग संविधान संविधान या फिर नीला झंडा वाला सब जो संविधान संविधान चलाता है, तो उन लोगों को भी उन लोग को जगह दे दिया गया। बट ओनली द लीडिंग ट्राइबल फैमिलीज कुड ज्वाइन द रूलिंग क्लास, लेकिन जो लीडिंग ट्राइबल फैमिली हुआ करता था, जो सबसे वर्चस्व वाला ट्राइबल फैमिली है, तो वही लोग रूल कर पा रहा था। A large majority joined the lower जातिज of caste system, ठीक है, तो बहुत सारे लोग जो थे वो लोअर जाति कास्ट सिस्टम को लोअर जाति में ज्वाइन किए। On the other hand, many dominant tribes of Punjab, Sindh and Northwest frontier had adopted Islam quite early. तो वहीं बहुत सारे ऐसे डोमिनेंट प्रांत थे पंजाब के, सिंध के और नॉर्थ वेस्ट के, जिन्होंने इस्लाम को अपना लिया। They continued to reject the caste system, और ये कास्ट सिस्टम को हमेशा से मना करते रहे। The unequal social order prescribed by Orthodox Hinduism, जो भी पुरानी मान्यताएं थी हिंदुइज्म से लेकर के इन सब चीजों को उन लोगों ने नहीं माना। Was not widely accepted in these areas, ठीक है, इन सब एरिया में, यानी पंजाब हो गया, सिंध हो गया और नॉर्थ वेस्ट का जो रीजन था, यानी अफगानिस्तान वाला जो रीजन सब है, तो उन सब जगह पे कास्ट सिस्टम को उन लोगों ने नहीं माना। पहले से जो था उसी को उन लोगों ने मजबूत बनाने का कोशिश किया, ना कि किसी नया को आकर के अपने पे कब्जा करने दिया। The emergence of states is closely related to social change among tribal people. तो ये जो नए नए छोटे छोटे स्टेट्स का बनना, वो सोशल चेंज दिखा रहा था ट्राइबल पीपल के बीच में भी। Two examples of this important part of our history are described below. तो हम लोग ऐसी दो एग्जांपल पढ़ेंगे कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में एग्जांपल के तौर पे। ऑलराइट, इसको रीड करने से पहले यहाँ पे एक पॉइंट था, डिलिबरेशंस ऑन जाति, जातियों पे क्या विचार विमर्श है। तो a 12th century inscription from उय्याकोंडन उदियार इन त्रिचुपल्ली तालुका, जो आज के समय में तमिलनाडु में है, इन प्रेजेंट डे तमिलनाडु, describes the deliberations in a सभा, चैप्टर 2 ऑफ ब्राह्मण्स। तो ब्राह्मण्स के सभा में चैप्टर 2 में इसका एक विचार विमर्श दिखाया हुआ है चैप्टर 2 में, उसको देखना बच्चों। They deliberated on the status of group known as रथकार्स, तो उसमें जो दिया हुआ उनमें रथकार के बारे में बताया हुआ है, जिन्हें चैरियट मेकर कहा जाता था, यानी जिनको रथ बनाने आता है। अब रथ क्या हुआ, समझ लो कि बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी का उस समय का मॉडिफाइड वर्जन, ओके, तो कि उसमें भी बैठा जा सकता है, लेकिन उसमें अनाज नहीं ढोया जा रहा है, इंसान को ढोया जा रहा है, और शाही तरीके से ढोया जा रहा है, तो उसको रथ कह दिया जा रहा था। They laid down their occupations, उन्होंने अपने व्यापार को त्याग दिया, which were to include architecture, building coaches and chariots। तो ये जब रूलर के जाति में आने लग गए थे, तो इन लोगों ने अपने ऑक्यूपेशन को त्याग दिया, जो उनका था आर्किटेक्चर, डब्बे बनाना, रथ बनाना, इरेक्टिंग गेटवेज, दरवाजे खड़ा करना मंदिरों के लिए, विथ इमेजेस इन देम, उसमें इमेज के साथ में भगवान के या फिर जिसका भी मूर्ति बनवाना उसके साथ में, प्रिपेयरिंग वुडन इक्विपमेंट यूज फॉर परफॉर्म सैक्रिफाइसेस, ठीक है, बलिदान जैसे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए लकड़ी का चीज बनाना, बिल्डिंग मंडपास, मेकिंग ज्वेल्स फॉर द किंग, मंडप बनाना और ज्वेल्स को तैयार करना राजाओं के लिए। सो दिस वर द डिलिब्रेशंस ऑन जाति, एंड वी पर्टिकुलरली गेट टू नो अबाउट रथकार्स। Alright, so here image of a Gond woman is given, closer look, तो जिसके बारे में हम लोग थोड़ा क्लोजर डिस्कशन देंगे। इसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ठीक है, इससे रिलेटेड। तो क्लोजर लुक में हम लोग पहले देखेंगे द गोंड्स के बारे में। गोंड्स ये ट्राइबल कम्युनिटी है, और ये ट्राइबल कम्युनिटी था वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया इंडिया में, ओके है। गोंड्स एंड बैगाज ये वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया यानी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब जगहों पे इनका शासन था। पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल ट्राइबल कम्युनिटी थे, ठीक है बच्चों। बस उस समय शॉर्ट्स और रील्स का जमाना नहीं था, नहीं तो ये लोग भी पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल ट्राइबल कम्युनिटी थे 11 से 17 सेंचुरी के बीच के। द गोंड्स लिव्ड इन अ वास्ट फॉरेस्टेड रीजन कॉल्ड गोंडवाना और कंट्री इनहेबिटेड बाय गोंड्स। तो ये जिस रीजन में रहते थे उसे गोंडवाना कहा जाता था, जो कि एक जिसका मतलब ही होता है कि वो देश जो गोंड्स के द्वारा, जहां पे गोंड्स रहते हैं। दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन, इनका मेन प्रमुख व्यवसाय था शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है? ट्रीज एंड बुशेस इन अ फॉरेस्ट एरिया आर फर्स्ट कट एंड बर्न्ड। तो जंगलों में पेड़ और झाड़ियों को काटा जाता था पहले, फिर उनको जला दिया जाता था। द क्रॉप इज सोन इन द एशेस, तो वो जलने के बाद जो वहां पर राख बनता था उसमें बीजों को बोया जाता था, उसमें बीजों को उगाया जाता था। When this land loses its fertility, another plot of land is cleared and planted in the same way। तो जब वहां की जमीन अपना फर्टिलिटी खो देता था तब वहां पे वो लोग उस जगह को छोड़ के चल जाते थे।
ठीक है, और वहां पे जहां पे भी जाते थे फिर वहां पे वो लोग जंगलों को काटते थे और फिर उसी तरीके से प्लांटेशन कंटिन्यू करते थे. सो दीज वर द काइंड ऑफ मेथड ऑफ कल्टीवेशन बाय द गोंड्स. The large Gond tribe was further divided into many smaller clans. तो ये विशाल गोंड का जो ट्राइब था ये बाद में और छोटे छोटे समूहों में बढ़ गया, many smaller clans. Each clan had its own राजा और राई. हर क्लैन का अपना राजा और राई था. About the time that the power of the Delhi Sultans was declining, जिस समय में दिल्ली सल्तनत का अंत हो रहा था, a few large Gond kingdoms were beginning to dominate the smaller Gond chief. तो कुछ ऐसे बड़े गोंड किंगडम्स थे जो छोटे छोटे गोंड मुखिया को अपने अंडर में करने लग गए थे. The Akbarnama, a history of Akbar's reign, mentions the Gond kingdom of Garha Katanga that had 70,000 villages. तो अकबरनामा में एक गोंड किंगडम के बारे में पता चलता है जिसका नाम है गरहा कटंगा, जिसके अंदर 70,000 गांव थे. अब ये ध्यान देना यहाँ पे कि अकबरनामा ये हिस्ट्री का किताब है जिसमें 70,000 का मेंशन किया जा रहा है, यानी कितना डीप स्टडी किया जाता था उस समय में. फर्दर The administrative system of these kingdoms was becoming centralized. तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उस किंगडम में, दिस किंगडम जो था वो सेंट्रलाइज्ड हो चुका था. ठीक है, सेंट्रलाइज करने का मतलब कि सारा डाटा एक जगह लाकर कलेक्ट किया जाता था. जैसे मुगल एम्पायर दिल्ली सल्तनत में दिल्ली राजधानी बन चुकी थी तो वहां तक भी डाटा पहुंचना चाहिए था. जो अगर बिहार में कुछ हो रहा है तो दिल्ली में पता होना चाहिए था कि बिहार में क्या हो रहा है. तो इस तरीके से सेंट्रलाइज होने लग गया था. द किंगडम वॉज डिवाइडेड इंटू गढ़s. तो ये साम्राज्य छोटे छोटे गढ़ में डिवाइड हो गए थे. ईच गढ़ वॉज कंट्रोल्ड बाय अ पर्टिकुलर गोंड क्लैन. हर गढ़ में एक गोंड क्लैन रहता था. और गोंड क्लैन कहने का मतलब कि सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट में. दिस वॉज फर्दर डिवाइडेड इंटू यूनिट्स ऑफ 84 विलेजेस कॉल्ड 84. तो हर गोंड क्लैन जो है वो 84 गांव में बटा हुआ था जिसे 84 कहा जाता था. The 84 was subdivided into बरहोत which were made up of 12 विलेज each. और वो 84 जो है वो फिर आगे बरहोत में डिवाइडेड था जिसके अंदर 12 गांव आया करते थे. 84 was subdivided into बरहोत. 84 जो है वो और सब डिवाइडेड था बरहोत में which were made up of 12 villages each, जिसमें हर एक बरहोत में 12 गांव रहते थे. So this is how each location region or divided among the Gonds in this region. The emergence of large states changed the nature of Gond society. तो इस बड़े से राज्य का जो इमरजेंस उठना हुआ तो इसने गोंड सोसाइटी का नेचर को बहुत बदलाव किया. They are basically equal society gradually got divided into unequal social classes. तो इनका जो इक्वल सोसाइटी जो धीरे धीरे बढ़ रहा था वो आगे चल के अनइक्वल सोशल क्लासेस में डिवाइड भी हुआ. Brahmins received land grants from the Gond Rajas and become more influential. ठीक है, तो जो आदिवासी समुदाय के जो लोग थे अब वो लोग भी राजा जब बनने लग गए तो उनको वो ब्राह्मणों को तोहफे भी देने लग गए. तो इसलिए ब्राह्मण्स रिसीव्ड लैंड ग्रांट्स, उनको भूमि भी जमीन भी मिलने लग गई गोंड्स की तरफ से इनाम के तौर पे. एंड बिकेम मोर इन्फ्लुएंशियल. तो उस क्षेत्र में भी अगर कोई ब्राह्मण उतना इन्फ्लुएंशियल नहीं था तो उनकी भी कदर बढ़ने लग गई थी. द गोंड चिफ्स नाउ विश्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज राजपूत. तो अब गोंड चिफ जो थे वो अपने आप को राजपूत कहलाने लग गए. ठीक है, भले उन्होंने कभी लड़ाई युद्ध किया हो या ना हो, क्योंकि राजपूत जो है उनको योद्धाओं से, क्षत्रियों से भी कंपेयर किया जाता था. ठीक है, तो इसीलिए तो ये गोंड थे, जब इनके पास पैसा आने लग गया था, साम्राज्य बड़ा हो रहा था, तो ये लोग भी अपने आप को राजपूत कहलाने लग गए थे. सो अमन दास द गोंड राजा ऑफ गरहा कटंगा assumed the title of संग्राम शाह. ठीक है, तो गरहा कटंगा के गोंड का राजा था अमन दास, तो उसको टाइटल दिया गया संग्राम शाह का. His son दलपत married princess दुर्गावती, the daughter of सलबाहन the चंदेल राजपूत राजा of महोबा. तो उसका बेटा था, ये अमरदास का बेटा था दलपत, उसने शादी किया था एक राजपूत की बेटी से दुर्गावती जिसका नाम था. दलपत however died early. लेकिन दलपत की मौत बहुत पहले हो गई. रानी दुर्गावती was very capable and started ruling on behalf of her 5-year-old son वीर नारायण. तो रानी दुर्गावती जो है अब अपने उसके जगह पे शासन करने लगी और उसका बेटा जब शासन करने लायक होता तो उसकी जगह पे वो, उसके बेटा का नाम था वीर नारायण. अंडर हर द किंगडम बिकेम इवन मोर एक्सटेंसिव. और इसके साम्राज्य था वो बहुत ज्यादा फैला भी. इन 1565 The मुगल फोर्सेस अंडर आसफ खान अटैक्ड गरहा कटंगा. तो 1565 में मुगल सैनिकों ने गरहा कटंगा पे हमला किया, यही गरहा कटंगा जिस पे अभी दुर्गावती शासन कर रही हैं. स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वाज पुट अप बाय रानी दुर्गावती. तो रानी दुर्गावती ने भी अच्छा खासा उनके विरुद्ध युद्ध किया, लड़ाई किया. She was defeated and preferred to die rather than surrender. इन्होंने मरना पसंद किया दुश्मन के सामने झुकने से बेहतर. Her son too died fighting soon after. इनका बेटा भी लड़ते लड़ते मर गया.
सो दिस वाज द बलिदान, ये शो किया जा रहा है ट्राइबल कम्युनिटी के लोगों के लिए। थी राजपूत की बेटी, शादी हुआ ट्राइबल कम्युनिटी में, तो राजपूतों का भी बलिदान दिखाया गया है कि मरना पसंद किया लेकिन झुकना पसंद नहीं किया। गरहा कटंगा वॉज अ रिच स्टेट, गरहा कटंगा एक बहुत ही धनी स्टेट हो चुका था उस समय तक। इट अर्नड मच वेल्थ बाय ट्रैपिंग एंड एक्सपोर्टिंग वाइल्ड एलिफेंट्स टू अदर किंगडम्स, ये लोग हाथियों को कब्जा करते थे और उसको एक्सपोर्ट भी करते थे दूसरे राज्यों में। When the Mughals defeated the Gonds, जब मुगलों ने गोंड को हराया, they captured a huge booty of precious coins and elephants. और तो वहां से उन लोगों ने बहुत सारे सिक्के लिए और बहुत सारे हाथी लिए। ये मुगलों ने जब वहां पे उन लोगों को हराया तो वहां से बहुत सारे सिक्के और हाथी लिए। They annexed part of the kingdom and granted the rest of Chuji Chandra Shah, an uncle of वीर नारायण। तो कुछ जगहों पे, गोंड के कुछ जगहों पे मुगल्स ने कब्जा किया और बाकी का कुछ हिस्सा दे दिया वहां का ये एक किंगडम था चंद्रशाह, ठीक है, जो कि वीर नारायण का अंकल था, तो उसको दे दिया कि लोग को उसमें खुश रहो। डिस्पाइट द फॉल ऑफ गरहा कटंगा द गोंड किंगडम सर्वाइव फॉर सम टाइम, तो गरहा कटंगा के हारने के बाद भी गोंड किंगडम जो है वो कुछ समय तक बरकरार रहा। हाउएवर, ऑलराइट, अब ये गोंड किंगडम जो है इन लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन फॉलो करते थे, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन हर्टर्स, गैदरर्स, इस तरीके के लोग हुआ करते थे, तो यानी लोग बहुत जो अर्ली मानव से इन लोग कंपेयर किया जाता है, ठीक है। ये जो गोंड किंगडम है ये सब मध्य प्रदेश, वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया का है, सब कॉन्टिनेंट का रीजन है, तो उसमें तुमको केव पीपल के भी निशान मिलते हैं बच्चों, ठीक है। अगर आगे भी पढ़ना होगा, आई थिंक पिछले क्लास चैप्टर्स में डिस्कस किया गया 6th क्लास में, ओके। तो उस रीजन में जो है केव पीपल के भी निशान मिलते हैं, तो ये सब ट्राइबल पीपल जो है तो इन्हीं सबसे डेवलपमेंट हुआ, एवोल्यूशन इन्हीं सबसे हुआ था, तो इसीलिए वो लोग क्या कि डेवलपमेंट हुआ था तो अब इन लोगों का किंगडम भी बनने लग रहा था, जो कि हार भी रहे हैं, जीत भी रहे हैं, तो इस तरीके की घटनाएं भी घट रही थी, तो सोशल और पॉलिटिकल इकोनॉमिकल चेंजेस ये सब शो कर रहा है। However, they become much weaker and later struggled unsuccessfully against the stronger Bundelas and Marathas. तो जो है ये गोंड जो थे वो बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे और मराठास और बुंदेलास के आगे भी हार गए थे। So this was the condition of Gonds during the period. Alright, here the map of Gondwana region land is given. It is the map of Gondwana region. देख सकते हो कि कितने सारे गढ़ हैं और इसके अलावा भी रहा होगा, ये तो एक बड़ा सा रीजन है। और बच्चों तुम लोगों से सवाल है कि क्या लगता है कि ये मैप ऊपर से लिया गया या हाथ से बनाया गया होगा, ठीक है। उन लोगों को कैसे पता चला कि ये नदी ऊपर से, जैसे ड्रोन व्यू मैप क्या है इसको आज के समय में ये देखो तो ऊपर से 3D व्यू है, ड्रोन व्यू कहा जा सकता है। तो पहले की जो मैप बनाने वाले थे तो उन लोगों ने इसका ड्रोन व्यू कैसे इमेजिन किया होगा, किसके बेसिस पे उन लोगों ने ये मैप बनाया होगा, ठीक है। तो ये अगर जवाब मिल जाता है तो किसी भी पोस्ट में जाकर के कमेंट कर देना, उसको शाउट आउट मिलेगा चैनल पे भी। Alright, here a point is given है लचित बारफुकन and the defeat of the Mughals in Assam। ये लचित बारफुकन कोई ट्राइबल कम्युनिटी के नेता थे और मुगल्स को हराया था इन्होंने असम में। लचित बारफुकन द अहोम जनरल डिफीटेड द आर्मी ऑफ द मुगल एम्पेयर। ओके, तो ये अहोम जनरल थे, अहोम जिनके बारे में भी हम लोग और जानेंगे, वी विल गेट अ क्लोजर लुक ऑन होम। तो लचित बारफुकन जो थे वो अहोम के मुखिया थे, जनरल थे, जिन्होंने मुगल की आर्मी को हराया था और मुगल में भी औरंगजेब की सेना को 1671 में इन द बैटल ऑफ सरायघाट नियर गुवाहाटी। ये तो असम के गुवाहाटी के क्षेत्र के रीजन में इसने औरंगजेब की सेना को हराया था। द मुगल आर्मी वॉज कंसिस्टेड ऑफ 18,000 कैवलरी। मुगल आर्मी के पास 18,000 घुड़सवार की सेना थी, 30,000 इन्फेंट्री पैदल चलने की सेना थी, 15,000 आर्चर्स 15,000 तीरंदाज थे उसके पास, 5,000 गनर्स विथ ओवर 1,000 कैनन्स। अगर मुगल आर्मी के पास 5,000 गन वाली सेना के साथ साथ 1,000 तोप वाली सेना भी थी। ओके बच्चों, आप लोग के लिए ये भी सवाल कि मुगल आर्मी के पास गन और तोप कौन पहुंचाना शुरू कर रहा होगा। वॉज लेड बाई राम सिंह ऑफ अंबर। ठीक है, तो ये सब सेना जो गुवाहाटी में हमला किया था तो ये राम सिंह के द्वारा, ये सेना जो है राम सिंह के अंडर में गई थी, लेकिन ये सेना थी किसकी, तो औरंगजेब की। ऑलराइट, सो लेड बाई अंबर लचित with his war skills and excellent use of the terrain relentlessly fought to stop the expansion of the Mughal Empire. तो about whom which we are reading, लचित बारफुकन, वो इन सारे खाड़ी का, असम गुवाहाटी नॉर्थ ईस्ट का रीजन मैप में देखा होगा बच्चों, तो क्या चिकन एंड एग जैसा बना हुआ है, ठीक है, पतला सा रास्ता जाता है वहां से और उसके नीचे क्या है, तो बांग्लादेश है, ठीक है, तो वो दूसरा कंट्री ही स्टार्ट हो जाता है वहां पे। तो उस तरीके पे देश पे भी कब्जा करना, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के रीजन पे भी मुगल आर्मी वहां पे भी कोशिश कर रही थी। तो जो लचित था, बारफुकन जो था, तो अपने युद्ध कौशल का इस्तेमाल करते हुए और ऐसी खाड़ियों का इस्तेमाल करते हुए वो मुगल के सेना से अच्छे से लड़ा। द बैटल वॉज मोस्टली अ नेवल वॉर ऑन द रिवर ब्रह्मपुत्रा, और ये एक तरीके से नदी में लड़ाई लड़ी गई थी, ब्रह्मपुत्रा नदी में। नाउ अ मेमोरियल, तो अब नदी में लड़ाई गई थी, तो ये भी ध्यान रखना इस नदी में घुड़सवार भी थे,
तीरंदाज भी थे, तोप भी थे, गन भी थे, इस तरीके से सही जो है वो लड़ रहे थे सब कुछ। ऑन द साइट ऑफ दिस फेमस बैटल, तो जहां पे भी इसका साइट है, सोर्स दिया हुआ है कि कहां से स्टार्ट को लिया गया। और लेट नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द अहोम्स। द अहोम्स वर द ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। द अहोम्स माइग्रेटेड टू द ब्रह्मपुत्र वैली फ्रॉम प्रेजेंट डे म्यांमार इन द 13th सेंचुरी। तो अहोम जो है वो ब्रह्मपुत्र से, अब के समय में जो म्यांमार है, ब्रह्मपुत्र की रीजन में आ गए थे म्यांमार से। They created a new state by suppressing the older political system of the Bhuians landlords। तो इन लोगों ने पहले के जो वहाँ के जो इन्फ्लुएंशियल ट्राइब था, ठीक है, बुहियान्स, तो उन लोगों को हरा करके अहोम्स जो है अब नया स्थापित हो गए थे वहाँ पे। ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी दे annexed the kingdoms of the चुटियाज। तो 16th सेंचुरी तक में इन लोगों ने चुटियाज की किंगडम को कब्जा कर लिया था 1523 में। एंड द कोच हाजो इन 1581 एंड सबजुगेटेड मेनी अदर ट्राइब्स, और बहुत सारे कबीलों को भी अपने अंदर में अधीन ले आए थे। द अहोम्स बिल्ट अ लार्ज स्टेट, इन लोगों ने अपनी एक बहुत बड़ा राज्य बनाया। एंड फॉर दिस दे यूज्ड फायर आर्म्स एज अर्ली एज द 1530s, और इसके लिए ये लोग हथियार का भी इस्तेमाल किए जैसे 1530s में भी होता था। बाय द 1660s दे कुड इवन मेक हाई क्वालिटी गन पाउडर एंड कैनन्स, और ये लोग 1660s तक जो है गन पाउडर और कैनन ये लोग अपना ही बनाने लग गए थे। ठीक है, ये क्या है 15 के समय का हम लोग जो देख रहे हैं 1671, तो ये लोग अपना ही बनाने लग गए थे। तो इतने सारे गन भी थे इनके पास, इतने सारे तोप भी थे। However, the Ahoms faced many invasions from the southwest। अहोम्स जो है ये साउथ वेस्ट से बहुत सारे इन्वेजन को फेस किए हैं। इन 1662 द मुगल्स ऑर्डर मीर जुमला, मुगल्स अंडर मीर जुमला अटैक द अहोम किंगडम। 1662 में मीर जुमला के अंडर में मुगल्स ने फिर हमला किया था अहोम्स पे। डिस्पाइट देयर ब्रेव डिफेंस द अहोम्स वर डिफीटेड, तो अच्छा खासा लड़ने के बावजूद भी ये लोग हार गए थे। बट डायरेक्ट मुगल कंट्रोल ओवर द रीजन कुड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन मुगल का डायरेक्ट अधिकार अहोम रीजन में ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया था। अल्लाह बच्चों, तो यहाँ मैप में देख सकते हो अहोम का रीजन, गारो, खासी, जयंतिया सब दिखाई हुई हैं, और दीज आर द कोचेस। तो इस तरीके से ब्रह्मपुत्र नदी हियर, ये जो नदी है ना, तो इसी नदी के रास्ते से सब अपने नावों में सेना को लेकर के जा रहे थे, और यहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटीज थे तो उन लोगों से लड़ा करते थे। द अहोम स्टेट डिपेंडेड अपॉन फोर्स्ड लेबर। अहोम की जो राजधानी थी वो जबरदस्ती मजदूरी कराने पे ज्यादा निर्भर थी। दे फोर्स टू वर्क फॉर द स्टेट वर कॉल्ड पैक्स। तो इनको राज्यों के लिए काम करना होता था जबरदस्ती बंदी बना करके, जिन्हें पैक कहा जाता था। A census of the population was taken। तो हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में इस तरीके से लोगों को उठाते थे जबरदस्ती काम कराने के लिए। Each village had to send a number of packs by a rotation। हर गांव को अपना पैक भेजना होता था। ठीक है, ये PAIK, तो ये पैक जो है लोगों का समूह को है भेजना पड़ता था काम करने के लिए। People from heavily populated areas were shifted to less populated areas। तो जो लोग थे वो जहां पे ज्यादा आबादी वाले लोग रहा करते थे वो लोग लेस पॉपुलेटेड एरिया में शिफ्ट होने लग गए। अहोम्स क्लैंस वर दस ब्रोकन अप, तो ऐसे करके अहोम क्लैंस जो थे समूह थे वो सब टूटने लग गए। बाय द फर्स्ट ऑफ द 17th सेंचुरी, 17th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ तक में द एडमिनिस्ट्रेशन बिकेम क्वाइट सेंट्रलाइज्ड। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो भी केंद्रीकृत हो चुका था, मतलब रिपोर्ट दिल्ली तक जाने लग गई थी। ऑलराइट, हियर फिगर इज गिवन ऑफ ईयर ऑर्नामेंट्स कोबोई नागा ट्राइब मणिपुर। तो नागा ट्राइब का ये इयरिंग है, तो इन लोगों ने हिस्टोरियंस ने इसको कलेक्ट किया है। ऑलमोस्ट ऑल एडल्ट मेल्स सर्व्ड इन द आर्मी ड्यूरिंग वॉर। अहोम के जितने भी एडल्ट मेल्स थे उनमें से अधिकतरों ने आर्मी में सर्व किया था, उन्होंने सेवा में आर्मी में योगदान दिया था अपना। At other times, they were engaged in building dams, irrigation systems, and other public works। वहीं दूसरे समय पे ये लोग कभी डैम बनाने में लगे हुए थे, नहीं तो खेती बाड़ी के काम में जब लगे हुए थे, नहीं तो बाकी जनता के काम के लिए। ठीक है, जनता के काम के लिए मतलब कि वहां के जो लीडर्स थे तो उनके लिए ही। The Ahoms also introduced new methods of rice cultivation। अहोम जो थे उन्होंने नए तरीके बताए चावल की खेती के लिए। अहोम सोसाइटी was divided into clans और खेल्स। अहोम सोसाइटी जो है वो बहुत सारे क्लैंस में, बाकी सारे क्लैंस की तरह, बाकी सारे ट्राइब्स की तरह अहोम ट्राइब भी जो बहुत सारे क्लैंस में डिवाइडेड थे। देयर वर वेरी फ्यू कास्ट ऑफ आर्टिसंस, कलाकारों की कमी थी उसमें। सो आर्टिसंस इन द अहोम एरियाज केम फ्रॉम द एडजॉइनिंग किंगडम्स। तो इसीलिए वहां पे जो आर्टिस्ट पाए जाते थे वो आसपास के राज्यों से आते थे। अ खेल ऑफन कंट्रोल्ड सेवरल विलेजेस। एक खेल जो होता था वो बहुत सारे गांव को भी संभालता था। The peasant was given land by his village community। अब वहां पे किसानों को जो जमीन मिलता था खेती करने के लिए तो वो भी गांव की सहमति से।
मतलब इस तरीके का वहां पे दबदबा था पावरफुल लोगों का कि लोग वहां पे अपने से अपनी जमीन पे अगर किसी का रहता भी होगा तो वो लोग वहां पे भी खेती बाड़ी नहीं कर रहे थे जब तक उनको जमीन नहीं दी जाती थी, और तो जैसे भी रहते होंगे। इवन द किंग कुड नॉट टेक इट अवे विदाउट द कम्युनिटीज कंसेंट, यहाँ तक कि कोई राजा भी विलेज का जो कम्युनिटी का बिना मर्जी से राजा भी उस जमीन को नहीं कब्जे में कर सकता था, और करना का कोशिश करता था तो वहां पे युद्ध होने लग जाता था, तो जिसके लिए सब लड़ते भी थे फिर। ओरिजिनली द अहोम्स वर्शिप्ड देयर ओन ट्राइबल गॉड्स, तो अहोम्स जो थे वो अपने भगवान अपने देवताओं को बहुत मानते थे। ठीक है, आदिवासियों के बारे में जानते होंगे कि हर आदिवासी कबीला अपने अपने देवता को मानता है, तो वो लोग अपने देवताओं को बहुत ज्यादा मानते थे। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 17th सेंचुरी के पहले हाफ में हाउएवर द इन्फ्लुएंस ऑफ ब्राह्मण्स इंक्रीज्ड, तो ब्राह्मणों का इन्फ्लुएंस जो वो बढ़ गया था अहोम्स पे भी। टेम्पल्स एंड ब्राह्मण्स वर ग्रांटेड लैंड बाय द किंग, राजाओं के द्वारा यानी अहोम्स के ही राजाओं के द्वारा मंदिर और ब्राह्मणों को जमीन जो है वो देने लग गए थे। In the reign of Sib Singh 1714 to 1744, so this is the mid of the 18th century, 1714 से लेकर के 1744 तक में शिव सिंह के समय में हिंदुइज्म बिकेम द प्रीडोमिनेंट रिलीजन, हिंदुइज्म जो है वो एक बहुत बढ़िया रिलीजन बनकर उभर गया। बट द अहोम किंग्स डिड नॉट कंप्लीटली गिव अप देयर ट्रेडिशनल बिलीफ्स आफ्टर अडॉप्टिंग हिंदुइज्म, लेकिन अहोम राजा जो थे तो वो पूरी तरीके से पुराने परंपराओं पे हिंदुइज्म अपनाने के बाद भी अपने पूरी परंपराओं को उन लोग नहीं भूले। अहोम सोसाइटी वॉज वेरी सोफिस्टिकेटेड, ये लोग बहुत ही सोच समझ के काम करने वाले थे। पोएट्स एंड स्कॉलर्स वर गिवन लैंड ग्रांट्स, यहाँ पे जो कवि थे जो विद्वानी थे ज्ञानी थे उन लोगों को जमीन गिफ्ट में दे दिया जाता था। थिएटर वॉज इनकरेज्ड, ठीक है, सबको मंच प्रोवाइड किया गया था कलाकारों को वहां पे प्रैक्टिस करने के लिए, तो थिएटर जैसी व्यवस्था थी। इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ संस्कृत वर ट्रांसलेटेड इनटू द लोकल लैंग्वेज, संस्कृत के भी जो काम थे, ठीक है, संस्कृत का क्यों मेंशन किया गया क्योंकि संस्कृत पहले पंडितों ब्राह्मणों का ही लैंग्वेज माना जाता था, लेकिन बाद में जैसे जैसे अलग अलग किंगडम्स हैं तो उन्होंने अलग लैंग्वेजेस को भी प्रमोट किया, तो इसलिए संस्कृत को भी अलग अलग लैंग्वेज में भी फिर लिखा जाने लग गया। हिस्टोरिकल क्रॉनिकल्स नोन एज बुरंजीज वर ऑल्सो रिटन फर्स्ट इन द अहोम लैंग्वेज एंड देन इन द असमी, तो ये एक ऐतिहासिक कहानी है, गाथा है बुरंजी नाम से, जिसको पहले अहोम लैंग्वेज में था फिर इसको असमी भाषा में भी लिखा गया है। ऑलराइट, दो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस व्हाई द मुगल्स वर इंटरेस्टेड इन द लैंड ऑफ द गोंड्स, मुगल्स जो थे वो गोंड्स के जमीन पे क्यों इंटरेस्टेड रहे होंगे, तो मेरा तो ऐसा मानना है कि वहां पे चाय पत्ती के लिए वो लोग इंटरेस्टेड रहे होंगे। बच्चों आपका क्या मानना होगा वो आप लोग सोचिएगा। ऑलराइट, आवर सेकंड पार्ट इज व्हाई डू यू थिंक द मुगल्स ट्राई टू कंकर द लैंड ऑफ द अहोम्स, मुगल्स जो है वो अहोम्स की भूमि को क्यों कोशिश करने का, और दोनों क्वेश्चन में मुगल्स का ही मेंशन किया गया है, क्यों, क्योंकि इट वाज द लार्जर किंगडम देन दीज ट्राइबल कम्युनिटीज। नाउ conclusion about this chapter. Considerable social change took place in the subcontinent during the period we have been examining, तो अभी तक हम लोग जो पीरियड के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया गया था 700 से लेकर के 1750 के बीच के ड्यूरेशन को हम लोग पढ़ेंगे इस बुक में, इस क्लास में, ठीक है। तो अभी तक जो पीरियड हम लोग पढ़ रहे हैं सब कॉन्टिनेंट में जो भी चेंजेस हुए, बहुत सारे चेंजेस हुए। वर्ण बेस्ड सोसाइटी एंड ट्राइबल पीपल कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टेड विथ ईच अदर, तो जितने भी वर्ण के आधार पर बटे हुए लोग थे या ट्राइबल लोग थे तो वो लोग भी एक दूसरे से बातचीत में लगे हुए थे, तभी संस्कृत जैसी भाषा की किताबों को दूसरे लैंग्वेजेस में भी चेंज किया जाने लग गया था, ट्रांसलेट किया जाने लग गया था। दिस इंटरेक्शन कॉज्ड बोथ काइंड्स ऑफ सोसाइटीज टू अडॉप्ट एंड चेंज, तो इस तरीके से वार्तालाप से एक दूसरे के विचार विमर्श को आदान प्रदान करने से दोनों समाजों में बहुत सारा बदलाव हुआ और ढलने का मौका मिला और समय विद्या समझने का मौका मिला। There were many different tribes and they took up diverse livelihoods, बहुत सारे कबीले थे और सबने अपना अपना तरीका अपनाया जीवन जीने का। Over a period of time, many of them, लेकिन कबीला, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, ये सब कबीलों का बात किया जा रहा है, किंगडम एंड ट्राइब्स यानी कि कोई पर्सन उस तरीके से। Over a period of time, many of them merged with caste based society, तो समय के अनुसार बहुत सारी कास्ट बेस्ड सोसाइटी जो सब मिल गए, ठीक है, जैसे वही रिलीजन समझिए कि उसको रिलीजन कहा जाने लग गया। Others, however, rejected both the caste system and orthodox Hinduism, वहीं कुछ ऐसे भी थे जो कास्ट बेस्ड सिस्टम को भी नहीं मानते थे और ऑर्थोडॉक्स हिंदुइज्म को भी नहीं मानते थे। ऑब्वियसली हिंदुइज्म में बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स थे भी, स्टेरियोटाइज्म थे, है नहीं थे, अभी के समय तो कम है भी तो उसको भी हटाया जा सकता है। Some tribes established extensive states with well organized systems of administration, कुछ ट्राइब्स थे जो कि अच्छा खासा हर स्टेट तक फैल चुके थे, वो ऑर्गेनाइज्ड भी थे, उनका शासन प्रशासन का काम भी अच्छा खासा होता था कि वो लोग रिकॉर्ड भी रखते थे अपने कामों का।
दे दस बिकेम पॉलिटिकली पावरफुल, तो इसलिए ये लोग राजनीतिक आधार पे बहुत ताकतवर भी थे हुए ये ट्राइब्स। दिस ब्रॉट देम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विथ लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स किंगडम्स एंड एम्पायर्स। ये ध्यान रखिएगा, जितने भी ट्राइब्स भी फैलते गए तो किंगडम्स की नजर भी उनके पड़ी, तो इनसे युद्ध भी हुआ। तो ये हम लोगों ने जाना कंक्लूजन के तौर पे इन द चैप्टर 5। क्वेश्चन आंसर को क्वेश्चन आंसर में डिस्कस किया जाएगा। दिस वाज द चैप्टर एक्सप्लेनेशन, एंड ऑफ द चैप्टर एक्सप्लेनेशन, ट्राइब्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। और ऑलराइट बच्चों, अगर वीडियो में यहाँ तक बने हुए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर शेयर कर देना ताकि उन्हें भी पढ़ाई में हेल्प मिल सके। और आपको अगर कुछ जानकारी चाहिए, पढ़ाई में हेल्प चाहिए, तो जेके ऑनलाइन क्लासेस से फोन नंबर के माध्यम से या फिर वेबसाइट के माध्यम से संपर्क कर सकते हो। बट ऑल दी सर्विसेज आर पेड। जेके ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब पे भी है, फेसबुक पे भी है, इंस्टाग्राम प्रोफाइल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है, कोरा पे भी है। सभी जगह से लाइक फॉलो सब्सक्राइब जरूर करो ताकि लेटेस्ट अपडेट्स अपडेटेड हो। सब पे मैं कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहता हूँ, या फिर तुम मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो। तो जिनको आता है उनके लिए रिवीजन, जिनको नहीं आता उनके लिए शुरुआत। तब तक के लिए कीप सब्सक्राइबिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।